नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम कई प्रणाम बार प्रणाम। बीच में हम लोगों ने कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई आपकी व्यस्तता के चलते। अशोक जी, मुझे महाराष्ट्र का चुनाव याद आ रहा है और मुझे याद आ रहा है कि हम लोग उस समय लगभग हर हफ्ते और कई बार हफ्ते में 2 बार भी बात करते थे। आप लगातार महाराष्ट्र के दौरे में थे। कभी नागपुर से बात कर रहे हैं, कभी कहीं से बात कर रहे हैं, कभी चलते हुए बात कर रहे हैं और आपने गली गली घूम के लोगों से मिल के इतना सर्वे किया, सब कुछ किया और आप इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट थे कि थोड़ा बहुत सीट आगे पीछे हो सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किसी भी हालत में सत्ता में नहीं आ सकता। मुझे आज भी याद है आपने कहा था ये टेम्पो वाली सरकार है, 3 पहिए पे चलने वाली सरकार है और जनता इससे बेहद त्रस्त है। जब मैंने आपसे पूछा था कि लाडकी बहना योजना का, तो आपने मुझसे कहा था कि महाराष्ट्र में इसका कोई खास असर नहीं होगा, महाराष्ट्र के लोगों को भीख मांगने की आदत नहीं है। ये सब देखिए मुझे याद है, इतना हांट किया था। यस, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल उस समय भी आप हों, राजू पारुलेकर हों या जो भी महाराष्ट्र के मेरे मित्र जिनसे बात हो रही थी, सबको ये शक था कि कुछ ना कुछ चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते ऐसा नतीजा आया है। लेकिन वही होता है कि हमारे आपके पास लिमिटेड सबूत होते हैं, बाकी सारी चीजें होती हैं, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम उस तरह से रिसर्च कर पाए। राहुल गांधी ने सब नंगा करके रख दिया है और इसके बाद अशोक पांडे को कुछ नहीं कहना है। अब अशोक स्क्वायर के दूसरे अशोक, अशोक वानखेड़े जी, आपका मंच है। स्वागत। धन्यवाद। देखिए अशोक जी, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मैं कॉन्स्टेंटली कई मतलब कांग्रेस के नेता भी थोड़े से इस बात को लेके थोड़े से आश्वस्त नहीं थे। मैंने कहा था कि बीजेपी सिंगल डिजिट पे आएगी, किसी भी हालत में मुझे बीजेपी याद है। महाराष्ट्र में डबल डिजिट नहीं क्रॉस कर पाएगी। और महाराष्ट्र में ये आपने अपने चैनल पे कहा था, कई और चैनलों पे कहा आप था आप और एक से अधिक बार हमारे यहाँ कहा था। हम यहाँ का था। बिल्कुल। उसके बाद मेरा आकलन 7 सीटों का था, वो 9 सीटें आ गई। उसमें से 2 सीटें जो है, खासकर एक सातारा की सीट और एक दूसरी सीट है, वो सीट सिर्फ आइडेंटिकल सिंबल होने की वजह से एनसीपी को पिपाणी और तुतारी, ये 2 म्यूजिकल विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इसके चलते शरद पवार को 2 सीटों का नुकसान हुआ। और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को गुहार भी लगाई कि ये आइडेंटिकल सिंबल से इसको रद्द कीजिएगा, लेकिन चुनाव आयोग जैसा कि हमेशा विपक्ष को दरकिनार करता है, उन्होंने नहीं सुनी। तो टेक्निकली ये 7 सीटों पे थे और ये आकलन मेरा खुद का इसलिए भी था कि मैं लगातार घूम रहा था, मैंने देखा था लोगों का एंटी इनकम्बेंसी देखा था, लोगों का गुस्सा देखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आ गए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत कारपेट बॉम्बिंग की। ये लोग भी चुनाव ठीक ठाक लड़े, लेकिन ऐसा क्या नतीजा आ गया कि जो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आती थी, मतलब एक सीट पे आप 5 भी विधानसभा समझे तो 9 सीटों का 5 सीटों पे या 10 सीटों पे 6 पकड़े तो 50 के आसपास सीट आनी चाहिए थी। वो भाजपा 130 पे पहुंची। जिस एक अजित पवार को एक सीट मिली बड़ी मुश्किल से, वो भी उसके अपने बलबूते पे निकाल के लाए सुनील तटकरे। उनकी पत्नी खुद बारामती से हार गई। उनको तो बिल्कुल 0 या 10, 5, 6, 7 सीट मिलनी थी। मेरा आकलन 7-8 से नहीं था, वो 40-42 पे पहुंचती है। वहां एकनाथ शिंदे, जिन्होंने लोकसभा में थोड़ा ठीक किया था, लेकिन फिर भी विधानसभा में वो अभूतपूर्व सीटें ले गए। तब मैं बार बार कह रहा था कि कुछ तो खेल है, कुछ तो गड़बड़ है। और खासकर 5 बजे बाद जो चुनाव का वोटिंग हुआ, उसमें हुआ कई जगह पे लोगों को खुद के वोट नहीं मिले। मतलब अपने घर में पत्नी बेटे के साथ उस बूथ पे वोट करके आए, उस बूथ पे उनको 2 वोट मिले, जबकि घर के उनके 4 लोग थे। मैं नहीं मानता कि उस पूरे मोहल्ले में उनके पड़ोसी ने भी उनको वोट नहीं दिया होगा, या पत्नी ने, बेटे ने और माँ ने भी वोट नहीं दिया होगा। ये ऐसी कई धांधलियां थी। उसके बाद कुछ जगह पे ये हुआ कि भाई बैलेट पेपर पे क्यों नहीं चुनाव होता है, कुछ लोगों ने, तो चुनाव आयोग ने ये कहा कि जो लोग हारते हैं वो रोते हैं। तो ठीक है, एक जीतने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का सामने आया, उसने कहा कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, मैं जीता हुआ हूं, लेकिन मेरा मार्जिन जो है ये कई गुना बड़ा होना चाहिए था, बहुत कम है। तो यहाँ खेल हो गया है। उसने कम से कम 2 लाख एफिडेविट 500 रुपए के स्टैंप पे चुनाव आयोग में दिए कि हम फिर से यहाँ चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग टस से मस नहीं हुआ। चुनाव आयोग के खेल हुए। नितिन गडकरी जी जो लोकसभा में नागपुर में थे, कुछ सीटें थी, मैं कह रहा था कि सीटें बड़ी टफ हो रही है। एक मुंडे परिवार की सीट थी
और एक सीट गडकरी की थी। मुझे बार-बार लग रहा था कि बीड़ की सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, लेकिन आखिर में बीड़ हार गई। नागपुर भी बहुत टाइट हो गया था, फिर नागपुर जीत गया 1 लाख से, 1 लाख 1.5 लाख से करीब-करीब जीत गया। लेकिन ये क्यों हम सोच रहे थे? क्योंकि गडकरी के लिए बहुत बढ़िया कबर खोद के रख दी थी। बहुत पूरा बीजेपी का एक पूरा एक ग्रुप लगा हुआ था। पैसे की कमी नहीं थी गडकरी के खिलाफ। और जो गडकरी ये कहते थे कि मैं अपने काम पे चुनाव जीतूँगा, मैं किसी को वोट नहीं माँगूँगा, मेरा काम अच्छा लगा तो वोट दे देंगे। उन गडकरी को परिवार के साथ गली-गली जाना पड़ा, घूमना पड़ा, क्योंकि गडकरी ने रियलाइज़ किया कि उनके यहाँ के 3.5 लाख मत काटे गए थे। ये गडकरी का स्टेटमेंट है खुद का। 3.5 लाख वोट गडकरी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में काटे गए थे। उसमें गडकरी के अपने परिवार के लोग थे। एक गडकरी का सगा भांजा था, उसका भी मत काटा था। तो गडकरी समझ गए कि मेरे को डबल मार पड़ेगी। मेरे मतदाता जो समर्थक है उनके वोट काटे गए हैं और कुछ वोट जुड़े होंगे तो वो यकीनन मेरे नहीं होंगे। फिर वो ताकत के साथ उतरे। यदि फेयर चुनाव होता तो गडकरी कम से कम 4 लाख से चुनाव जीतते। उनको विश्वास था अपने काम पे। ऐसे कई सीटें हैं, मैं बता दूँ कि ये गड़बड़ हो गई। लेकिन सवाल ये होता है कि चुनाव आयोग कहता है कि प्रूफ लाओ, और प्रूफ लाने के लिए चुनाव आयोग सामान साझा नहीं करता। और लोकसभा की हार ये कांग्रेस को भी बहुत बुरी लगी। कई ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस अच्छा कर सकती थी लेकिन नहीं हुआ। इसके चलते राहुल गांधी की पूरी टीम ने एक काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यदि कर्नाटक में उन्होंने सोचा 16 सीट हमको आ रही है तो 7-9 सीट मिली तो 7 सीट कौन से हारे, तो उन 7 सीटों पे जीरो डाउन किया। फिर उन्होंने जब चुनाव आयोग को मतदाता सूची मांगी तो चुनाव आयोग ने मतदाता सूची देने में आनाकानी की। कोर्ट कचहरी के मामले हुए, चुनाव आयोग ने एक मतदाता सूची दी जो नॉन रीडेबल थी बाय मशीन, मतलब उसका स्कैनिंग नहीं कर सकता था, सब मैन्युअली काम करना है। अब जो चुनाव आयोग ने सूची दी, यदि उसको एक पे एक रखे तो 7 फीट का टावर खड़ा हो जाता है, इतना कागज था। कम से कम 3-4 महीने लगे, सैकड़ों की तादाद में मैन्युअली लोग काम पे लगे, ज़ीरो डाउन किया। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा ज़ीरो डाउन नहीं किया गया। जब ज़ीरो डाउन किया गया, तो उनको एक बात पता पड़ी कि जो कर्नाटक जो बैंगलोर सेंट्रल सीट थी, उस सेंट्रल सीट में जितनी भी विधानसभाएँ हैं, सभी विधानसभाओं में या तो कांग्रेस बराबरी पे छूटी थी या कांग्रेस ने गेन किया था। फिर कांग्रेस 32,000 से कैसे हार सकती है? फिर वहाँ पे एक महादेवपुरा करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ 1 लाख 1 सवा लाख से कांग्रेस हारी। तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जब माइक्रो लेवल पे बात की गई, तो पता पड़ा वहाँ तो 1 लाख वोट फर्जी। अब 1 लाख वोट जो फर्जी है, एक जगह पे एक घर में सिंगल बेडरूम के घर में 80 लोगों का नामांकन है। उदाहरण के तौर पे मैं यदि वही लूँ, 273 वो बूथ नंबर है, वहाँ का 35 नंबर का मकान है। इन्होंने सिर्फ कागज पे काम नहीं किया, वाकई उस 35 नंबर के मकान में क्या है ये देखने गए, वहाँ के फोटोग्राफ लिए, पता पड़ा वो सिंगल बेडरूम का घर है, वहाँ 80 लोग कैसे रह सकते हैं। ऐसी कई धांधलियां हुई, उन्होंने पूरा एक-एक करके सामने लाया। अब चुनाव आयोग के सामने जब ये नग्न सत्य आता है, तो चुनाव आयोग बौखला जाता है। चुनाव आयोग क्या धूर्तता करता है, क्या चालाकी करता है, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। चुनाव आयोग ने कहा कि आप एफिडेविट दे दीजिए। राहुल गांधी को एफिडेविट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अशोक जी, यदि मैं आपके चैनल पे ये बोल रहा हूँ और मैंने कहा कि मैंने ऐसा कहा था कि सिंगल डिजिट पे कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, और आप कहोगे कि अशोक जी आपने ये कहा था, आप एफिडेविट पे दे दीजिए, तो मैं जाऊंगा और शपथ पत्र बनाऊंगा कि मैं अशोक वानखेड़े शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैंने आपके चैनल पे चुनाव के पहले सिंगल डिजिट पे बीजेपी आई ये कहती है, और यदि नहीं होगा तो जो आप सजा मुझे देंगे वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। यही शपथ पत्र होगा ना? तो यदि शपथ पत्र मांगे चुनाव आयोग तो राहुल गांधी शपथ पत्र देंगे कि मैं राहुल गांधी शपथ लेकर कहता हूं कि जो डाटा और जो मैंने धांधली पकड़ी है मैं उस पर स्टैंड करता हूं। यदि मेरी धांधली झूठी साबित हो जाएगी तो चुनाव आयोग कानूनन जो मुझे सजा दे मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें एक फॉर्मेट भेजा। अशोक जी, वो फॉर्मेट इतना हास्यास्पद है। वो एफिडेविट का फॉर्मेट जो है वो आपका मत या तो जोड़ना या मतदान सूची में निकालने का फॉर्मेट है। राहुल गांधी किसी का मत जोड़ने या निकालने की बात नहीं कर रहे। राहुल गांधी उस सूची की बात कर रहे हैं जिस सूची पे मतदान हुआ, और ये मतदान में 1 लाख लोग फर्जी है। ये आप बताइए, मकान नंबर 35 में 80 लोग कौन से है आप बताइए, हम मान लेंगे राहुल गांधी। आपको वो बताना है तो आप कहते हैं कि भाई आप एफिडेविट दो। एफिडेविट ये है कि इसका मत इसमें से लिस्ट में से इसका नाम हटा दो
या इसका जोड़ दो। राहुल गांधी कौन होते हैं? राहुल गांधी या व्यक्तिगत रूप से कहेंगे कि मेरा नाम नई दिल्ली से हटा के आप वायनाड में जोड़िए या वायनाड से हटा के नई दिल्ली में जोड़िए। राहुल गांधी अपना एफिडेविट देंगे। राहुल गांधी किसी और का एफिडेविट क्यों देंगे? ये चुनाव आयोग को देखना है। उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि कमलनाथ ने भी ऐसा ही किया था और कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाई थी। सवाल कमलनाथ की केस का ऑल टुगेदर अलग रेफरेंस है। जिस रेफरेंस पे कमलनाथ से मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा जिस रेफरेंस से चुनाव आयोग मेरा नाम ले रहा है वो रेफरेंस था ही नहीं, उसमें वो कुछ और था रेफरेंस। और दूसरी बात, चुनाव आयोग ने कहा कि कमलनाथ ने भी एक सूची में ऐसे कई चेहरे निकाले थे कि कॉमन चेहरे हैं, लेकिन बाद में उनको पता ही नहीं था कि 4 महीने पहले हमने रेक्टिफाई किए। हो सकता है कमलनाथ ने पुरानी जो आपने यादी सूची दी उस सूची पे किया। आज बिहार में एक सूची आई है, पहला ड्राफ्ट आया है। उस ड्राफ्ट में इतनी धांधलियां है, आप पेट पकड़ पकड़ के हंसोगे। एक मकान में 124 लोग हैं और भारत, वाकई भारत कैसा देश है, विविधता से भरा हुआ, जाति धर्म और अपने यहाँ अलग अलग पोट जातियां हैं, उपजातियां हैं। वो सारा चुनाव आयोग ने एक भारत का दर्शन 124 नंबर के मकान में दिया। वहां एक मकान है जिसमें कम से कम 125 लोग रह रहे हैं और उसमें ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें पिछड़े भी है, दलित है, अति दलित है, महादलित है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, लाला है, कायस्थ है, मुस्लिम है, कुछ पंजाबी भी है, मुस्लिम तो है ही। ये अलग अलग धर्म के लोग एक ही मकान में रह रहे हैं। ये चुनाव आयोग, लेकिन बिहार की सूची पे कोई आरोप नहीं लगाया कि आप मतों की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उस मतदान सूची पे चुनाव नहीं हुए हैं। वो पहला ड्राफ्ट है। चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ हमने पहला ड्राफ्ट, हो सकता है गलतियां हुई, आप हमको गलतियां बताइए, हम रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन जो सूची राहुल गांधी को दी, उस सूची पे मतदान हुआ है सर। उस सूची में ये चुनाव आयोग नहीं कह सकता कि हमने रेक्टिफाई किया ना। आपने रेक्टिफाई किया तो आपने जानबूझ के राहुल गांधी को गलत सूची दी। राहुल गांधी ने वो सूची मांगी थी जिसपे मतदान हुआ। जिस सूची पे मतदान हुआ, उस मतदान वाली सूची में यदि धांधलियां मिलती है तो ये चुनाव की चोरी नहीं तो क्या है? आप डायलॉगबाजी करते हैं पुरानी शराब नई बोतल में। मैं तो उल्टा कहूंगा, चुनाव आयोग का जवाब जो था वो पुरानी शराब नई बोतल में था। 2014 से चुनाव आयोग जवाब क्या दे रहा है? और खासकर जब से इन्होंने नया कानून बनाया उप चुनाव आयोग में नियुक्तियों का, उसके बाद जितने भी जवाब है कट एंड पेस्ट ही तो है। क्या कहते हैं कि विपक्ष रोना रो रहा है, पुरानी बात दोहरा रहा है, विपक्ष हारने पे रोता है, विपक्ष हमको सबूत नहीं देता। इससे अच्छे और सबूत क्या चाहिए? और क्या सबूत चाहिए? बाप दिखा नहीं तो श्राद्ध कर। श्राद्ध नहीं कर रहा है, बोलता है मेरा बाप जिंदा है। बाप बताओ तो बोलता है अभी है ही नहीं। आप बताइए ना, राहुल गांधी को सजा करिए, आपके पास प्रोविजन है। चुनाव आयोग को गलत इंफॉर्मेशन देने के बाद चुनाव आयोग आपको सजा दे सकता है। चुनाव आयोग के पास इतना बड़ा इशू है, राहुल गांधी झूठ बोला, चुनाव आयोग राहुल गांधी को आजीवन अंदर रख सकते हैं। चुनाव आयोग आप सामने तो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और लीडर ऑफ अपोजिशन है, शैडो कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर है। लीडर ऑफ अपोजिशन को चुनाव आयोग सस्ते में नहीं आंक सकता। कई अनभक्त कहते कि भाई राहुल गांधी कौन है, क्यों चुनाव आयोग जवाब देगा? चुनाव आयोग के आयुक्त अपने घर की जमीन बेच के चला रहे हैं क्या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग चल रहा है हमारे और आपके टैक्स के पैसे से, हमारे खून पसीने के पैसे से। ये तो एसी चैम्बर में बैठ के वहां पे हवाबाजी करते हैं, शेर शायरी करते हैं, गाने गाते हैं। कौन चला रहा है चुनाव आयोग? कौन देता है पैसे? टैक्स पेयर्स का पैसा है। चुनाव आयोग की जवाबदेही पूरे देश के प्रति है, संविधान के प्रति है, और चुनाव आयोग चुप है। राहुल गांधी के सवालों के जवाब देने के बजाय राहुल गांधी ने घसी पिटी बात की। अरे घसी पिटी बात की तो जेल में डालो राहुल गांधी को, औकात है तुम में तो। राहुल गांधी एफिडेविट क्यों नहीं देते? राहुल गांधी को बोलो एफिडेविट दे देगा। आपने फॉर्मेट दिया एफिडेविट का, और वो फॉर्मेट क्या कहता है? फॉर्मेट ये कहता है कि मैं राहुल गांधी मेरा सूची में नाम डाल सकता हूं या निकाल सकता हूं। अरे भाई उसको क्यों, वो न्यू दिल्ली में वोटर है, वो क्यों देगा एफिडेविट? वो एफिडेविट देगा कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें सत्यता है। ये एफिडेविट चाहिए तो 10 बार देने को तैयार है, लेकिन एफिडेविट का फॉर्मेट आप दोगे। एक सवाल है अशोक जी, एफिडेविट पे एक सवाल है। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, लोकसभा की मेंबरशिप उनकी ले ली गई थी,
और वो केवल एक भाषण पे ली गई थी। अभी हाँ चाइना वाले मामले पे उनके एक भाषण पे सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट उनको सच्चा भारतीय होने का ज्ञान दे रहा था। कम बिल्कुल। से कम 50 मुकदमे हैं, सावरकर से लेके सारे 50 मुकदमे हैं उनके ऊपर केवल उनके बोलने के लिए। तो यहाँ तो वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी लिस्ट दिखा के बोले हैं। तो मैं उनका बोलना ही देखिए, एफिडेविट है, उसमें केस कर दो, फिर अलग से आप, एफिडेविट क्यों चाहिए? मैंने वही तो कहा, आपको एफिडेविट मांगना ही क्यों है? राहुल गांधी लगातार आपको बदनाम कर रहा है, उठा के राहुल गांधी भ्रमित कर रहा है जनता को, राहुल गांधी इस लोकतंत्र को बिल्कुल बिगाड़ रहा है, राहुल गांधी संविधान पे हमला कर रहा है। बिल्कुल कर दीजिए। बकौल बकौल चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग ने चूड़ियां पहनी रखी है क्या? इतना कमजोर चुनाव आयोग कब से हो गया? चुनाव आयोग केस कर दे, राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दे और जेल भेज दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सावरकर के मामले में मैं मराठी हूं, सावरकर ने जो साहित्य की रचना की उसके लिए मुझे सावरकर पे अभिमान है, लेकिन मैं इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सावरकर ने माफी मांगी, वो भी उतनी ही सच्चाई है। और यदि माफी मांगने की बात आ गई तो मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं, फिर मैं मराठी होने के नाते झूठ बोलूंगा नहीं। सावरकर ने बहुत मराठी साहित्य में बहुत अच्छे गाने गाए। सावरकर ने लिखा हुआ सागरा प्राण तळमळला आज भी मैं सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस काव्य के लिए मैं सावरकर को हमेशा नतमस्तक होता हूं। लेकिन जब माफी मांगने की बात आएगी तो बात तो आएगी ना, माफी मांगने की बात आएगी तो तब तो बात होगी। क्यों कोर्ट में केसेस नहीं टिक रहे? क्यों सावरकर के रिलेटिव भी पीछे पैर खींच रहे? क्योंकि जिस दिन कोर्ट में ये केस अंतिम निर्णय पे जाएगा, कोर्ट को भी कहना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट बताते कि सावरकर कितनी बार माफी मांग चुके हैं। सावरकर सरदार पटेल के खिलाफ तमाम संस्थानिकों को पत्र लिख रहे थे कि भारत में विलय करने की जरूरत नहीं है। आप अखंड भारत की बात करते हो तो भारत को खंडित करने की बात कर रहे थे। वो ये सब तो सारे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट है, किताब में बहुत विस्तार में ये लिखा है। आपने किताब में अच्छा बहुत विस्तार में लिखा। जी, आप ये अशोक जी, बताइए अशोक सवाल जी। ये है कि ये सारी बातें जब पब्लिक के बीच में आ जाएगी तो बचा हुआ बस इज्जत भी चली जाएगी। मैं जिस पॉइंट पे आपको छेड़ रहा था, मैं यहाँ आपसे चाह रहा था कि एफिडेविट की जरूरत क्या है? राहुल गांधी ने पब्लिकली कहा है, सारे टीवी चैनल्स पे आया है, मैंने उनके क्या चैनल पे, कहा? उसी पे केस कर मैं दो। तो अशोक जी, तो मैं ऐसा कह रहा हूं, आपको एफिडेविट चाहिए, राहुल गांधी एफिडेविट भी देने को तैयार है। लेकिन राहुल बिल्कुल। गांधी एफिडेविट कैसा देगा, ये कौन है तय करने वाले आप? भाई मुझे यदि कल कहा कोर्ट ने कि आप एक शपथ पत्र देके स्टेटमेंट दे दीजिए, तो मैं तय you करूंगा issue a कैसा देना statement on oath, so it is my prerogative what statement I am going to make on oath. है। यस Nobody can dictate me that you make this statement on oath, which is एग्जैक्टली। not my statement. राहुल गांधी को आपने एक फॉर्मेट दिया, वो फॉर्मेट किस बात का है? राहुल गांधी बोलते हैं मुझे जाना है अमेरिका, आप उसको पाकिस्तान का वीजा बता रहे हैं, पाकिस्तान का वीजा बताओ तो हम तुमको अमेरिका जाने देंगे। अरे मूर्खों की जमात हो क्या? एक पामेरियन मीडिया होगा जो आपको महिमा मंडित करता होगा। इस देश में अकल से काम करने वाले भी लोग हैं, इस देश में आपके पत्र पढ़ने वाले भी लोग हैं। अशोक जी इस बार मीडिया भी बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है। मैं आपको बताता हूं, 2-3 उदाहरण छोटे छोटे देता हूं। इंडिया टुडे पहुंच गया वो 80 वाले घर में। कल टाइम्स नाउ हाँ पहुंच गया, वो कहता है कि ये किराएदार थे जो 6-6 महीने साल भर रहे और उनका नाम रहा। अब अशोक जी एक बात बताओ, आप भी कहीं और से आके दिल्ली बसे हो, मैं भी कहीं और से आके दिल्ली बसा हूं, क्या 6 महीने के अंदर वोटर कार्ड आदमी तुरंत बनवा लेता है नई जगह का? नहीं नहीं, और क्या मैं उस तो ये, मकान में नहीं, एक सेकंड 80 लोग हैं, 2 आदमी का परिवार मान लीजिए, क्योंकि वो 1 बीएचके भी नहीं है, 1 आरके है, 1 रूम किचन है यार क्या बेसिकली। तो 2 हाँ, लोगों का परिवार आता है, तो 80 लोगों के लिए 40 लोग आए होंगे और 6 महीने साल भर भी रहते हो तो कम से कम 30 साल से चल रहा है। तो क्या उस मकान में आदमी आता है 30 साल से नहीं और नहीं, अपना वोटर लिस्ट में मैं नाम तो डलवाता मैं है और तो कटता ही मैं नहीं है तो ये कभी? भी मैं तो ये भी कह रहा हूँ सर, वो मकान वो किराए पे चलो 6-6 महीने में, मैं उनकी भी बात मान रहा हूँ, कोई एग्रीमेंट तो होगा, यस कोई एग्रीमेंट तो होगा। आज बिल्कुल आदमी है, किराए का बिल्कुल घर है, बदलता है, अपना आधार कार्ड बदलता है, अपना वोटिंग कार्ड बदलता है, आपका सब सारे बैंक में जाके एड्रेस बदलना पड़ता है आपको, नहीं तो आपके ऊपर बिल्कुल। कोई परसों रहा आपके हूं बिल आ दिल्ली में जाते किराए हैं। पर। हाँ हम भी तो रह रहे हैं दिल्ली में, आज भी मैं किराए पे हूं, मैं पिछले 40 साल से दिल्ली में हूं और 30-35 साल से तो मैं बाकायदा किराए पे ही रह रहा हूं। जब मैं किराए पे रह रहा हूं तो मुझे पता है घर बदलना पड़ता है, लेकिन मैंने आज यदि 6 घर बदले होंगे तो मैं 6 जगह वोटर नहीं हूं, एक ही जगह होता है आदमी। एक ही जगह वोटर हूं मैं। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं कि 6-6 महीने में घर बदले? अरे जो टीवी रिपोर्टर गया होगा उसने भी तो किराए पे रहा होगा, वो कैसा कैसा घर बदलता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट नहीं बदलता।
और एड्रेस अभी नहीं जो बदलता, घर में है बैंक में उसके जाके पास एड्रेस नहीं डॉक्यूमेंट चेंज करना नहीं है, पड़ता है। जो अभी घर में है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास नहीं है कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो रह रहा है उसके बताओ। पास नहीं है। और जो है, जो जो आज से 25 साल पहले उस घर में रह रहे थे, वो अभी भी वोटर कार्ड लेके बैठे हैं। तो उनकी उम्र क्या है? जो 25 साल पहले होता था वो कितने घर का होगा? वो ऐसा पैदा होते से ही बच्चा तो नहीं, माँ बाप गोद में लेके आए होंगे, दरवाजे पे रखा होगा कि इसको किराएदार समझ लेना। अरे वो जो 25 साल पहले रह रहा था उसकी भी उम्र 28 साल बताई जा रही है। तो यस 30 साल में वोटिंग आईडी कार्ड बनाया था क्या वहां पे? किसको मूर्ख बना रहे हैं? क्या हेडलाइन, मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा तंज कसा, क्या किया? उधर अमित शाह जी जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। यह आपके नाना ने शुरू करवाया था, परदादा ने शुरू करवा दिया था। उनको ये पता नहीं परनाना थे। और परनाना ने तो इंदिरा गांधी संविधान के, भी बनाया था, हाँ वो छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। और परदादा ने क्या कहा था? प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट, पीरियडिकली सर्वे जरूरी है। प्यूरिफिकेशन बोला था, फ्रॉड करने के लिए नहीं बोला था। गजब है। वहां हर साल हम पढ़ते हैं कि भाई मंदिर के पट खुलेंगे इस तारीख को। तो मंदिर के पट काय के लिए खुलते हैं? दर्शन करने के लिए खुलते हैं कि मूर्तियों की चोरी करने के लिए खुलते हैं? सही एग्जांपल है। और ये जब चोरी हो गई मंदिर के तो बोलेंगे तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था पट खुलेंगे। बताइए, पट खुले तो चोरी हो गई। अरे लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने पट खुलवाए थे दर्शन के लिए मेरे बाप। अब आप लोगों की वृत्ति ऐसी है तो इसमें क्या कर सकता है कोई? सही बात। कुल मिलाकर ये फर्जीवाड़ा है। और ये ऐसा ही चलेगा आगे तो कैसे? सिंगल पार्टी रूल होगा। सिंगल पार्टी रूल होगा इस देश में। क्योंकि आप क्या जो देख रहे चुनाव हैं खबर आयुक्त को? है वो जी, कांग्रेस, वो बीजेपी का प्रकोष्ठ करके काम कर रहा है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और न्यायपालिका आंख, मतलब न्यायपालिका चुप है। न्यायपालिका ने तो इतने सारे प्रूफ का संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए सर, इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो संविधान जिंदा रहेगा। संविधान ने ही ताकत दी है सुप्रीम कोर्ट को। तो यदि न्यायपालिका चुनाव आयोग की इस धांधली पे आंखें मूंद करके बैठी है तो न्यायपालिका लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ होने दे रही है। और यदि लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ होने दे रही है तो न्यायपालिका जिस डाली पे बैठी है उसी को कुल्हाड़ी से काट रही है। ये बात ठीक मान बात। लीजिए आप। 400 पार आने के बाद संविधान ही खत्म हो जाएगा और फिर मुख्य न्यायाधीश लॉ मिनिस्टर के दरबार बंगले के सामने खड़े होंगे अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक बात है। यही आने वाला समय में जो दिखाई आगे देता है आप मुझे। इसको किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? कांग्रेस इस देखिए, मूवमेंट को ये बढ़ाएगी? सर्वोच्च, नहीं सर, नहीं, देखो ये जन जागरण की जरूरत है। जनता को बिल्कुल। सामने आना होगा। अभी बिहार की सूची में इतनी गड़बड़ियां हैं सर, इतनी गड़बड़ियां हैं। हम रोज उस पे लिस्ट को देख रहे हैं और एक से एक गड़बड़ियां। मतलब क्या, क्या मकान का नंबर 1 होता है, मकान का नंबर 0 होता है, मकान का नंबर डबल 0 होता है, मकान का नंबर ट्रिपल 0 होता है। बाप का नाम एक XYZ मकान का होता है। नंबर, हाँ, XYZ हो जाता है बाप का नाम। फादर फादर बाप होता है, हस्बैंड हस्बैंड पति होता है। मुस्लिम मर्द का हिंदू हस्बैंड होता है मर्द। बताओ, ये धांधली है। कितना रेक्टिफिकेशन करेंगे? और ये धांधली तब हुई है जब चुनाव आयोग ने सीना ठोक के कहा था सर्वोच्च न्यायालय में, इतने लाख वॉलेंटियर, इतने BLO, इतने PLO, और ये सब दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और चुनाव आयोग पूरी निगरानी के साथ काम कर रहा है। यूट्यूबर्स बदनाम कर रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है। आखिर यूट्यूबर सही साबित हो गए? घर बैठ के लिखोगे तो मकान का नंबर 0 ही दिखेगा आपको, और 0 ज्यादा हो गए कि शर्म के मारे डबल 0 करोगे, डबल 0 भी ज्यादा हो गए तो ट्रिपल 0 कर दिए। जब हम मकान का नंबर 0 बोलते तो कुछ अंधभक्त इस पे भी कमेंट करेंगे, अरे वो आर्यभट्ट ने 0 निकाला था ना, शून्य आर्यभट्ट का क्रिएशन था, भारत गर्व करता है 0 पे। और ये अशोक वानखेड़े और अशोक पांडे दोनों भारतीय नहीं है, भारतीय संस्कृति और ये
ये नक्सलाइट है, अर्बन नक्सलाइट है, ये चीनी और पाकिस्तानी है, इसलिए इनको जीरो से नफरत है। घर का नंबर 0, 00, 000, वाह, मजा आ गया। शून्य में विलीन हो गया बिहार पूरा। जन जागरण की जरूरत है। इस देश को एक बार फिर महात्मा गांधी की, जयप्रकाश नारायण की जरूरत है। आखिरी आपका कमेंट अशोक जी 3 मिनट का मराठी में मैं चाहता हूं। आप जब गुस्से में मराठी बोलते हैं तो क्या कमाल की निकलती है। और हमारा राष्ट्रीय चैनल है तो मराठी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं, भी है। मराठी में मैं जैसे इतना ही हिंदी है वैसे कहूंगा कि मराठी है। महाराष्ट्राच्या मतदातांचा फार मोठा विश्वासघात झालेला आहे। लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत इतकं काही झालं नव्हतं आणि माझ्या आई बहिणींवर मला विश्वास आहे। 1500 रुपयाच्या त्या लाचखोरी त्यांनी कधी आपलं मत विकलं नसाल। पण आज काय झालं, विधानसभेच्या वेळेला 6000 रुपये सोयाबीनला देतो म्हणून म्हणणारा पंतप्रधान आज पळतोय। आज 6000 रुपयाची गोष्ट करत नाही, आपण 3000 4000 सोयाबीन विकून आपल्या शेतकरी आत्महत्या करायला लागलेले आहेत। 3 महिन्यात 700च्या पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत। ही महाराष्ट्राची स्थिती कोणी आणून दिलेली आहे? हे निवडणूक आयोगाने आणून दिलेली आहे। अहो, गडकरी स्वतःच म्हणाले की 3.5 लाख मतदाता त्यांच्याच लोकसभा क्षेत्रातनं काढलेले आहेत। बाकीच्या ठिकाणी बरेचसे असे चांगले उमेदवार मी पडताना पाहिले आणि ज्यांचे डिपॉझिट जप्त व्हायचे होते ते जिंकून आलेले आहेत। महामूर्खाचा बाजार लागलेला आहे। त्यामुळे तुमचा मताची झालेला धोका, तुम्हाला जागरूक व्हायला हवं आणि ते जागरूक तुम्हाला नेहमी, कारण जर आपली लोकशाही वाचली तरच आपण वाचू। लोकशाही वाचली तरच राज्यघटना वाचेल आणि राज्यघटना असली तर आपल्याला अधिकार असतील, नाहीतर आपण गुलाम म्हणून पुन्हा जसं आपल्याला मुघलांनी वागवलं, जसं आपल्याला इंग्रजांनी वागवलं, तसं पुन्हा हे नवीन काळे इंग्रज आलेले आहेत, ते आपल्याला गुलाम बनवतील। तुम्हाला बिल्कुल। गुलाम म्हणून और राहायचं आहे की स्वतंत्र म्हणून राहायचं आहे? तुम्हाला तुमच्या मताची किंमत मैं पाहिजे। आपको तय जे मत दिलं ते गेलं का हे पाहायला पाहिजे आणि नसेल तर अशा नराधमांना तुम्ही रस्त्यावर उभं करून प्रश्न विचारले पाहिजे। बिल्कुल जोपर्यंत सही तुम्ही बात उठाव कही करणार अशोक जी नाहीत, ने। जोपर्यंत तुम्ही समोर येणार नाहीत, तोपर्यंत हे असेच मतांवर डाका घालतील। राहुल गांधी फार छोटा शब्द उपयोगात आणतात, चोरी केली। चोरी केली नाही, डाका घातलेला आहे। हा डकैती है, ये चोरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी बात कही अशोक जी ने। सबसे बड़ी बात जो उसमें मुझे लगी, और मराठी मुझे एक एक शब्द समझ में आती है, और बहुत आप देखिएगा साल भर के अंदर मैं आपसे मराठी में बात करूंगा अपने ही चैनल पे। तो जो बहुत अच्छा सबसे लगेगा। जरूरी बात की कि आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि वोट देकर चले आओ, आपको ये भी देखना है कि जिसको आपने वोट दिया है उस तक आपका वोट पहुंच रहा है कि नहीं। आप सरकार बदलने के लिए वोट कर रहे हो, और वोट जो आपका चला जा रहा है सरकार बनाने के लिए, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो कौन ध्यान देगा। इसलिए अपने आसपास की वोटर लिस्ट निकालिए, उसको देखिए। अगर 80 घरों वाला आपके यहाँ भी कोई मिलता है, आप हमें बताइए, हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। जितना कर सकते हैं करिए। इस देश का संविधान बचाना आपका भी काम है, हमारा भी काम है। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, बोलने का अधिकार बचेगा और देश बचेगा। बहुत शुक्रिया अशोक जी। धन्यवाद।